नमस्कार। कभी सोचा है कि जो बातें हमें बचपन में सही या गलत लगती थीं, बड़े होकर उन्हीं बातों पर हमारी सोच कैसे बदल जाती है? जैसे हम सीखते हैं कि चोरी करना गलत है, पर क्या हो अगर किसी की जान बचाने के लिए चोरी करनी पड़े? सही और गलत के बीच की ये जो लकीर है ना, ये वक्त के साथ कैसे बदलती है, आज हम यही समझेंगे लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास की थियोरी के जरिए। तो चलिए सीधे एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। क्या कभी नियमों को तोड़ना ठीक हो सकता है? हम्म ये एक ऐसा सवाल है ना, जिससे हम सब कभी ना कभी जरूर टकराते हैं। और इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारी मॉरल रीजनिंग, यानी सही गलत को लेकर हमारी जो सोच है, वो कितनी डेवलप्ड है। जानते हैं, इसी तरह के सवालों ने साइकोलॉजिस्ट लॉरेंस कोलबर्ग को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। और उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया दिया कि हमारी जो नैतिकता है, यानी मोरालिटी, वो कोई फिक्स चीज नहीं है। ये तो बचपन से लेकर बड़े होने तक लगातार डेवलप होती रहती है, ठीक हमारे शरीर की तरह। कोलबर्ग ने इस डेवलपमेंट को एक सीढ़ी यानी एक लैडर की तरह देखा। उनका मानना था कि हमारी मॉरल थिंकिंग कुछ तय स्टेजेस से होकर गुजरती है, जहां हम एक एक कदम ऊपर चढ़ते हैं। इस मॉरल लैडर पर कुल 6 पायदान हैं, जिन्हें 3 बड़े लेवल्स में बांटा गया है। पहला है प्री कन्वेंशनल, दूसरा है कन्वेंशनल और तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल। अब ये नाम सुनने में थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं, लेकिन इन्हें समझने का सबसे आसान तरीका है एक कहानी। तो चलिए कल्पना करते हैं कि हम एक स्कूल के प्लेग्राउंड में हैं। यहाँ एक लड़के टॉम को 2 बड़े लड़के मिलकर परेशान कर रहे हैं, उसे पीट रहे हैं और आसपास कई लोग खड़े ये सब देख रहे हैं। अब मजे की बात यह है कि हर देखने वाला इस सिचुएशन पर अपने अपने मॉरल डेवलपमेंट के लेवल के हिसाब से रिएक्ट करेगा। अच्छा, तो सबसे पहले आते हैं स्टेज 1 पर। इसका नाम है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, मतलब आज्ञा और सजा। इस स्टेज पर है हमारा कैरेक्टर फिन। वो देख रहा है कि उसके दोस्त की पिटाई हो रही है। वो मदद तो करना चाहता है, लेकिन उसे डर है कि भाई अगर वो बीच में कूदा तो टीचर उसे पनिशमेंट देंगे। तो उसकी पूरी सोच बस एक ही सवाल के इर्द गिर्द घूम रही है, मैं सजा से कैसे बच सकता हूँ। अब देखिए मैरी को, वो है स्टेज 2 पर, सेल्फ इंटरेस्ट यानी खुद का फायदा। वो टॉम की मदद करने का फैसला करती है, पर क्यों? क्योंकि वो सोचती है, अगर आज मैंने टॉम की मदद की तो कल जब मुझे जरूरत होगी तो टॉम भी मेरी मदद करेगा। उसकी रीजनिंग का बेस है इसमें मेरे लिए क्या है। तो ये था प्री कन्वेंशनल लेवल, जहां फेन और मैरी की दुनिया सिर्फ अपने डर और अपने फायदे के चारों ओर घूमती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी सोच का दायरा भी बड़ा होता जाता है। तो चलिए अब इस सीढ़ी पर अगला कदम रखते हैं, कन्वेंशनल लेवल पर। स्टेज 3 है कन्फॉर्मिटी। इसका मतलब है सामाजिक स्वीकृति, या आसान भाषा में कहें तो अच्छा बच्चा या अच्छी लड़की बनना। यहाँ आती है बेट्टी। वो मदद तो करना चाहती है, पर फिर वो देखती है कि कोई और तो कुछ कर ही नहीं रहा। वो भीड़ से अलग नहीं दिखना चाहती। उसके लिए सबसे जरूरी सवाल है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तभी वहां टीचर पहुंच जाते हैं। वो हैं स्टेज 4 पर, लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था। वो तुरंत लड़ाई रोकते हैं और कहते हैं, स्कूल में लड़ाई करना नियमों के खिलाफ है। उनके लिए नियम सबसे ऊपर है। अगर नियम नहीं माने गए तो केओस यानी अराजकता फैल जाएगी। उनका सवाल बस एक है, मैं कानून और व्यवस्था कैसे बनाए रख सकता हूँ। तो कन्वेंशनल लेवल में हम समाज के नियमों को मानते हैं ताकि सब कुछ ठीक से चलता रहे। पर क्या नैतिकता का मतलब सिर्फ आंख बंद करके नियमों को मानना है, या फिर नियम से भी ऊपर कुछ होता है? यही सवाल हमें कहानी के आखिरी और सबसे ऊंचे लेवल पर ले जाता है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अब भीड़ से थोड़ी दूर जैसी खड़ी है, वो स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर है। वो मानती है कि नियम जरूरी हैं, लेकिन वो ये सवाल भी करती है कि क्या ये नियम हमेशा फेयर होते हैं। उसे याद आता है कि टॉम ने कल एक छोटी बच्ची को तंग किया था, तो क्या इस सिचुएशन में लड़ाई न करने का नियम लागू होना चाहिए? वो पूछती है, क्या ये नियम सच में सबके भले के लिए है? और आखिर में आते हैं हेडमास्टर साहब। वो मोरालिटी के शिखर पर हैं, स्टेज 6 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स यानी सार्वभौमिक सिद्धांत। उनके लिए नियम तो बस न्याय और करुणा जैसे बड़े सिद्धांतों को बनाए रखने का एक जरिया है, और अगर कोई नियम इन सिद्धांतों के ही खिलाफ चला जाए तो उस नियम को तोड़ा भी जा सकता है। उनका सवाल सबसे बड़ा है, यहाँ न्याय करने के लिए कौन से नैतिक सिद्धांत सबसे ज्यादा जरूरी हैं? तो देखा, स्कूल की एक छोटी सी लड़ाई ने हमें मोरालिटी की पूरी सीढ़ी दिखा दी। चलिए फटाफट रिकैप करते हैं। सबसे नीचे
प्री कन्वेंशनल लेवल पर फिन और मैरी का फोकस था सिर्फ मेरे साथ क्या होगा पर। बीच में कन्वेंशनल लेवल पर बेटी और टीचर सोच रहे थे कि समाज के रूल्स क्या हैं, और सबसे ऊपर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर जेसी और हेडमास्टर ने रूल्स से भी आगे बढ़कर सोचा कि असल में सही क्या है, जस्टिस क्या है। अब जब हम ये स्टेजेस समझ गए हैं तो चलिए हमारी अपनी मॉरल रीजनिंग को टेस्ट किया जाए। कोलबर्ग भी ऐसा ही करते थे, अपनी एक बहुत मशहूर पहेली के साथ, जिसे कहते हैं द हाइन्स डिलेमा। इसे ध्यान से सुनिए और सोचिए कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए। कहानी कुछ यूं है कि एक औरत मौत के बहुत करीब है। उसे एक खास तरह का कैंसर है। डॉक्टरों के हिसाब से सिर्फ एक ही दवा है जो उसकी जान बचा सकती है। जिस फार्मासिस्ट ने ये दवा बनाई है वो इसकी लागत से 10 गुना ज्यादा कीमत वसूल रहा है। दवा बनाने में उसे लगते हैं सिर्फ $200, लेकिन वो एक छोटी सी डोज के लिए $2000 मांग रहा है। उस औरत का पति है हाइन्स। वो जैसे तैसे करके सबसे उधार मांगकर सिर्फ आधे पैसे यानी $1000 ही जमा कर पाता है। वो फार्मासिस्ट के पास जाकर गिड़गिड़ाता है कि उसकी पत्नी मर रही है, प्लीज उसे दवा सस्ते में दे दो या बाकी पैसे बाद में ले लेना। पर वो फार्मासिस्ट साफ मना कर देता है। अब हाइंस पूरी तरह से बेबस हो जाता है और आखिर में वो अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए उस आदमी की दुकान में घुसकर वो दवा चुरा लेता है। तो अब सवाल ये है, क्या हाइन्स को दवा चुरानी चाहिए थी? लेकिन रुकिए, कोलबर्ग के लिए हाँ या ना में जवाब उतना जरूरी नहीं है। जरूरी है उसके पीछे का क्यों। आपका तर्क ही बताएगा कि आप नैतिकता की इस सीढ़ी पर कहाँ खड़े हैं। चलिए इसे थोड़ा और मुश्किल बनाते हैं। क्या जवाब पर कोई फर्क पड़ेगा अगर हाइन्स अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता हो? क्या तब भी उसे दवा चुरानी चाहिए थी? सोचिए जरा। और एक आखिरी सवाल, अगर मरने वाला इंसान कोई अजनबी होता तो क्या तब भी हाइन्स की कोई मॉरल ऑब्लिगेशन, मतलब कोई नैतिक जिम्मेदारी बनती? अब देखिए, कोलबर्ग की थ्योरी जितनी पावरफुल है उतनी ही कंट्रोवर्शियल भी रही है। तो ये समझना भी जरूरी है कि लोग इसकी आलोचना क्यों करते हैं। आलोचकों का पहला सवाल है, क्या मॉरल थिंकिंग का मतलब मॉरल एक्शन भी है? मतलब क्या सोचना और करना हमेशा एक ही बात होती है? हम सब जानते हैं कि सही क्या है, पर क्या हम हमेशा वही करते हैं? दूसरा, कोलबर्ग की थ्योरी जस्टिस यानी न्याय पर बहुत ज्यादा जोर देती है, पर क्या कंपैशन और केयरिंग यानी करुणा और देखभाल जैसे गुण नैतिकता का हिस्सा नहीं है? और आखिर में, क्या ये थ्योरी पश्चिमी इंडिविजुअलिस्टिक समाजों के लिए तो ठीक है, पर क्या ये दुनिया की बाकी संस्कृतियों पर भी उतनी ही खरी उतरती है? ये सवाल हमें याद दिलाते हैं कि मोरालिटी को समझना एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। तो अगली बार जब कोई नैतिक दुविधा सामने आए तो खुद से पूछिएगा, मैं इस सीढ़ी के कौन से पायदान पर खड़ा हूं?